So today's topic is communalism in India. I will be giving a lecture on this topic, communalism. So before going into the main topic, let me just explain communalism to you. That what is communalism? Communalism is a word taken from community, and it's a noun which shows the abstract concept of understanding being a community. So this word communalism refers to the concept of different communities in India. There lived different communities. The communities such as Muslims, the communities of Hindus, the communities of Sikh, the communities of Christians based on religion. While there lived other communities based on ethnicities, the community of Punjabis, the communities of Urdu speakers, the community of Sindhis, the community of Pashtuns, the community of Bengalis, the community of the South India में बहुत सारे communities रहते हैं. So basically this is communalism in India से मुराद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी communities रहते हैं इनके आपस के ताल्लुकात कैसे थे, या आपस में एक दूसरे के साथ रहते कैसे थे, और ये आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कैसे रखते थे, इसके ऊपर हम बात करेंगे. और मेजर जो हमारा फोकस होगा वो हमारा हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के ऊपर होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें हम मुस्लिम मूवमेंट्स को ज़्यादातर तौर पर फोकस करेंगे. सो मेनली वी विल बी फोकसिंग ऑन मुस्लिम्स एंड द हिंदूज़. सो इन दो कम्युनिटीज़ को हम इन लेंथ डिस्कस करेंगे. So communalism refers to the communities based on ethnicities or based on religion in India, but what we will be discussing the two communities, both Hindus and Muslims. There was a communal problem. This communal problem का जो है वो एक टर्म है जो पूरा का हम यूज़ करते हैं, कम्यूनल प्रॉब्लम. अब कम्यूनल प्रॉब्लम से मुराद क्या है? जिस वक्त दो कम्युनिटीज़ के दरमियान आपस में कोई इशू हो, कोई उस इशू को रिजॉल्व ना किया जा सके और वो जो इशू है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता हो, तो फिर हम उसको कम्यूनल प्रॉब्लम कहते हैं. जैसे कि अगर दो कम्युनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि दो कम्युनिटीज़ हैं, पठान और पंजाबी, या सिंधी और बलोची, या गिलगिती कश्मीरी, ये मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं. इनके बीच अगर किसी बेस के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर दे हैव सम डिफरेंसेस, तो उसके ऊपर हम कम्यूनल प्रॉब्लम कहते हैं. इन इंडिया देयर वाज अ कम्यूनल प्रॉब्लम बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. Between Hindus and Muslims, that problem was based on two things. Number one, religion. Number two, culture. रिलीजन और कल्चर के बेस पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच मसाइल थे. फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज जो थे वो यहाँ पर हज़ारों साल से, कई साल से यहाँ पर रह रहे थे, और 1000 साल पहले जो थे वो मुसलमान यहाँ पर आ चुके थे. एंड दे हैड स्पेंड दीज 1000 ईयर्स विद ईच अदर. ठीक है, इनमें बहुत सारे ताल्लुकात आपस में बन चुके थे. लेकिन even spending 1000 years, if you look at a Hindu and if you look at a Muslim, there you would see differences based on religion. अटायर के ऊपर कि मुसलमान की हो सकता है दाढ़ी हो, टोपी उसने रखी हो, एक वाइट कपड़े उसने पहने हुए, एक आइडियल जो हमारे जहन में बना हुआ है ना एक मुसलमान का. एक हिंदू को आप शायद देखोगे उसने माथे पर टीका लगाया हो और वो मंदिर जाता हो, यूज़ करता हो. सो ये डिफरेंस कर सकते थे आप हिंदूज और मुसलमानों के बीच. तो जब आइडेंटिटी मुख्तलिफ हो जाती है, जब डिफरेंस हो जाते हैं हिंदूज और मुसलमान के बीच सामने entirely physically, when you just differentiate between them, you can relate them to different communities. आप उसको दो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर सकते हो. जब आप उन दो को डिवाइड कर सकते हो तो ऑब्वियसली वो दो कम्युनिटीज़ जब एक साथ रह रहे हैं तो एक साथ रहने में उनके प्रॉब्लम्स भी होंगे. जब दो कम्युनिटीज़ एक साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे. अब वो प्रॉब्लम्स किस तरह से थे? वो प्रॉब्लम रिलीजन के बेस के ऊपर भी थे और कल्चर के बेस के ऊपर भी थे. कमिंग टू द रिलीजन, Hinduism is a complex of creeds and cults. The main source of its inspiration is traced back to a body of very ancient Sanskrit scriptures, the Vedas. अच्छा, हिंदुइज्म बेसिकली क्या है? एक बहुत से क्रीड्स और कल्ट्स कहते हैं रिवाजों को, रुझानों को, कि मुख्तलिफ रिवाजों का एक कॉम्पोजिशन है जिसका जो सोर्स है वो वेदास है. और उस वेदास का मतलब है
डिवाइन, समथिंग डिवाइन। अच्छा, तो हिंदुज़म पूरा एक मज़हब है जिसमें मुख्तलिफ़ रिवाज हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ कल्चर है, जिसमें मुख्तलिफ़ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ जो है वो यू नो क्या कहते हैं उसको, मुख्तलिफ़ उनके अपने तौर तरीके हैं जिसकी वजह से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। सो हिंदुज़म बेसिकली इज़ अ डिफरेंट रिलीजन। While on the second hand there is Islam. इस्लाम को हमने पिछले क्लास में जो इस्लामिक रिविजन वाली क्लास थी उसमें हमने इन डिटेल इस्लाम को डिस्कस किया कि हाउ इस्लाम वर्कड। सो इस्लाम वाज अ डिफरेंट रिलीजन। हिंदूज बहुत सारे खुदाओं को मानते थे एंड दे स्टिल डू बिलीव। इस्लाम जो है वो एक खुदा को मानता है। अब एक चीज़ हमें क्लियर करने की यहाँ पर ज़रूरत है। बहैसियत मुसलमान हम चीज़ों को देखते हैं और एक होता है बहैसियत एक एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हम चीज़ों को देखते हैं। इसको बड़ा अंडरस्टैंड करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, हम स्पेशली हम पाकिस्तानियों को। किन चीज़ों को आपको इस्लाम की नज़र से देखना चाहिए और किन चीज़ों को आप एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की निगाह से देखना चाहिए। हमें आज तक जो है वो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया कि हमारा एक खुदा है, इनके 100,000 खुदा थे, तो हमारा एक खुदा इनके 100,000 खुदा से अफजल है और ये जो इनके 100 खुदा हैं ये बेकार हैं, ये ऐसे ही कि वैसे हैं। ये हमें पढ़ाया गया है स्टार्ट से ही। लेकिन एक चीज़ आपको डिफरेंस करने की ज़रूरत है कि आप पाकिस्तान स्टडीज़ अगर पढ़ रहे हो तो आप एज ए मुस्लिम पढ़ रहे हो या एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर पढ़ रहे हो। अगर आप एज ए मुस्लिम पढ़ रहे हो तो फिर जो आप कह रहे हो ये बात ठीक है कि आपका एक खुदा है, हमारा अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर है और सबका सबसे अजीम है। लेकिन अगर आप एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर पढ़ रहे हो तो फिर आपको हिंदूज़ के गॉड्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जितनी मुस्लिम के गॉड को दे रहे हैं आप। So, as a neutral observer, when you look at the Hindus, they have respect for their own gods. They have respect for their own Hinduism as a religion. तो वो रिस्पेक्ट और वो अंडरस्टैंडिंग हम स्टूडेंट्स के लिए, वी ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री एंड वी ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ इन दिस क्लास एटलीस्ट। आप लोग भी हिस्ट्री के टाइप ऑफ स्टूडेंट हो इस क्लास में। सो वी ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री राइट नाउ। तो हम बहैसियत हिस्ट्री के स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें इस कॉन्सेप्ट को पहले समझना चाहिए और उसको समझने के बाद उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। So Hinduism as a religion is a complex creed. It's a very complex in nature. There are different rituals. There are different methodologies of their worship. तो उनका जो एक सोर्स है वो वेदास है, जबकि इस्लाम जो है वो एक डिफरेंट रिलीजन है जिसका सोर्स जो है वो गॉड, यूनिटी ऑफ गॉड है, जिस पे हमने बात की कुरान है, हदीस है, प्रॉफिट है, एंड देन हमारे ऊपर अपने रिचुअल्स हैं। सो these two communities, Hindus and Muslims, they were totally different based on their religion. Fine. These fundamental differences in Hinduism and Islam naturally influence Hindu-Muslim relations. The Muslims, for instance, reject the Hindu worship of many gods and goddesses. In addition, the Muslims find it extremely hard to comprehend the sanctity given to the cow under the Hindu law. अच्छा, ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है रिलीजन के अंदर, इस डिफरेंस को मुसलमानों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि मुसलमान ज़िंदगी में ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता एज ए मुस्लिम कि वो बहुत सारे खुदाओं की इबादत करे, बिकॉज वो जब भी अपनी रिलीजन के ऊपर बात करता है तो वो कहता है गॉड इज़ वन गॉड, देयर इज़ नो अदर गॉड बट वन गॉड। लेकिन अगर एट द सेम टाइम वो किसी हिंदू से बात करेगा तो हिंदू के मुख्तलिफ गॉड्स हैं मुख्तलिफ काम के लिए। तो मुस्लिम्स had this agreement with the Hindus that you do worship different gods but we do worship one God. खैर इसके ऊपर एक और डिबेट है, उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा हिंट ये बता दूं कि जो हिंदूज़ के जितने भी गॉड्स हैं वो सब के सब एक गॉड को बाद में पहले वो इसके स्क्रिप्चर्स को करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि देयर इज़ अ सुपीरियर गॉड अबव ऑल दीज गॉड्स। तो एक सुपीरियर गॉड है, वहाँ पर फिर हिंदू और मुसलमान जाकर मुश्तरक हो जाते हैं। बट ट्रेडिशनली ये है कि हिंदूज बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप करते हैं, while Muslims do worship a single god, and when they do this has made a difference between this has been the bone of contention between Muslims and Hindus, that they worship different gods while Muslims worship only single gods.
The second thing which they could not understood, which the Muslims could not understood, was the respect of Hindus for Hindu cow. आज भी अगर आप मुसलमानों को देखें तो बहुत से आपको इंस्टेंसेस नज़र आएंगे, बहुत से मिसाल आपको मिलेंगे जहाँ पर हिंदू जो मुसलमान हैं वो हिंदू के इस गाय को इज्जत देने के रिवाज को मजाक का निशाना बनाते हैं. And it had been there had been so many instances where Muslims targeted this ritual कि हिंदू जो है वो तो गाँव का जो पेशाब है वो पीते हैं वगैरह वगैरह, जिस तरह का आपने सुना होगा. लेकिन गाँव जो गाय है वो उसको गाय नहीं कहते हिंदू उसको गाँव माता कहते हैं. सो दे हैव अ रिस्पेक्ट फॉर काउ. दे हैव अ वेरी सेक्रेड पोजिशन ऑफ काउ. उनके लिए जो गाय है वो एक इम्पॉर्टेंट है बहुत. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं. इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि हमारे जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, वो एक ऊँटनी के ऊपर सफ़र करते थे. अब ऊँटनी भी एक जानवर है, लेकिन जिस जानवर पर प्रॉफिट ने सफ़र किया और आगे पीछे गए, तो प्रॉफिट की वजह से हमें वो ऊँटनी भी प्यारी लगती है. आप सल्लम की वजह से आप सल्लम के साथ जितने भी जानवर मुंसलिक थे, जो चाहे बिल्ली थी, बिल्ली को बहुत प्यार करते थे, ऊँटनी पे सफ़र करते थे, बकरी वाले जो स्टोरी है वो बड़ी मशहूर है. तो जितने भी जानवर आप सल्लम से रिलेटेड थे, हम मुसलमानों को उन जानवरों से भी बहुत प्यार है. हमारे लिए वो जानवर भी मुकद्दस हैं. सो सेम इज़ द केस विद हिंदूज़ के उनके लिए हिंदूज़ जो हैं वो काउ इज़ अ गॉडेस, गाँव माता उसको कहते हैं, कि जो उनके इश्यूज़ हैं वो उससे रिजॉल्व होते हैं. ये उनका बिलीफ है. अब बहैसियत मुस्लिम्स हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर कोई खुदा हिंदुओं के लिए इम्पोर्टेंट है तो एटलीस्ट अगर वो हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उनकी वजह से एटलीस्ट उनको बुरा भला ना कहें. सो these are the fundamental differences based on religion, and there are thousands of other differences between Muslims and Hindus based on religion. So what was the main bone of contention between Hindus and Muslims? It was basically religion. कि religion के base के ऊपर they were quite different. They had different understanding of the world. They had different understandings of the things. अच्छा, एक तो ये एक साइड है इसका डिफरेंस का. इसका फिर दूसरा साइड भी है इसी रिलीजन के ऊपर. एक साइड में मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए, दूसरा साइड जो मैंने प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं की लेकिन मैं आपको वर्बली बताना चाहता हूँ, वो है कि हिंदूज़ के जब मुसलमान आए यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, तो मुसलमानों के साथ बहुत बड़े सूफिया इकराम भी आए. दे वर नो ग्रेट सूफीज़, जिस तरह से दाता दरबार वाले जो गनशकर हैं और बाकी वाली दाता अली हिजवेरी और आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम्स, बट देयर वर मेनी ग्रेट सूफीज़ इन इंडिया, मुस्लिम इंडिया. अब वो जो सूफीज़ हैं, उन सूफीज़ के दरबारों पर हिंदू भी जाते थे और मुसलमान भी जाते थे. इवन टुडे इन इंडिया उन दरबारों पर मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं. सो वह एक दूसरा रुख है इस चीज़ का कि जहाँ पर बहुत सारी रिलीजन के बेस के ऊपर सॉफ्टनेस भी मौजूद हमें नज़र आती थी. जहाँ हम एक साइड पे इन डिफरेंसेस को जिक्र करते हैं, वहाँ हमें दूसरे साइड पे उस एसिमिलेशन का भी जिक्र करना चाहिए. लेकिन चूंकि कोर्स पाकिस्तान स्टडीज़ का है, उसमें ये जो दूसरा एस्पेक्ट है शामिल नहीं है, तो मैंने भी प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं किया. हाउएवर इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू वर्बली. तो वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर डिफरेंसेस थे वहीं पर बहुत सारे जो सूफीज़ पंजाब के अंदर थे, उनके दरबारों के ऊपर बहुत सारे हिंदू जाते थे और बहुत सारे हिंदूज आते थे, और बहुत सारे कल्चरल एसिमिलेशंस भी थी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच. ठीक है, ओके. सो मूविंग अहेड, ये तो था बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस. कल्चरल डिफरेंसेस कौन से थे? when you study the society or the culture of Hindus, आपको उसमें different classes नजर आती हैं. These are based on, the first one is Brahman, the second one is Kashtari, the third one is Vaish, while the fourth one is Shudra. तो
तो ये जो 4 कैटेगरीज में हिंदू सोशली डिवाइडेड हैं, ब्राह्मण हमेशा रूलर होता है, कश्तरी जो है वो हमेशा वो होते हैं, दे आर द वॉरियर रेस, द थर्ड वन आर्टिजन्स होते हैं, और द फोर्थ वन लेबर होती है। तो ये जो 4 वाली कैटेगरीज है, ये हिंदुओं की एक हिस्टोरिकल पूरी की पूरी वो है, चली आ रही है, जहाँ पर वो डिफरेंट, अब जो ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये आपस में भी कोई इतने ताल्लुकात ज़्यादा तौर पर नहीं रखते। जैसे कि मिसाल के तौर पर ब्राह्मण्स के अपने गॉड्स हैं, अपने रिचुअल्स हैं, अपने तरीक़ेकार हैं, क्षत्रिय वैश्य के अपने अपने गॉड्स हैं, अपने तरीक़ेकार, सेम केस विद शूद्र, उनके गॉड्स हैं। हिस्ट्री में अक्सर ऐसा होता था कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे लड़ाई होती थी हिंदुओं के बीच, तो हिंदू का जो सुपीरियर ब्राह्मण्स या क्षत्रिय या वैश्य होते थे, वो उठकर एक दूसरे के जो गॉड और गॉडेसेस होते थे वो तोड़ देते थे। या फॉर एग्जांपल एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद एक राजा जीत गया, दूसरा राजा हार गया, तो उसमें जो ये हारने वाला राजा है, उसके जो बुत थे, जो उनके खुदा थे, वो दूसरा हिंदू भी तोड़ देता था। सो इट वॉज समथिंग वेरी, दिस कल्चरल, दिस सोशल डिविजन विद इन हिंदूज, ये बहुत अरसे से एग्जिस्ट करती आ रही थी। हाउएवर on the other hand, in Muslims theoretically there were no differences. मुसलमानों की कोई डिफरेंस नहीं था। मुसलमान में, कुरान में और हदीसों में मुसलमानों को इक्वल दिखाया गया है, और प्रॉफिट की सेइंग है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ना कोई अजमी सुपीरियर है अरबिक के ऊपर, ना अरबी जो है वो अजमी के ऊपर सुपीरियर है। जो सुपीरियर है वो सिर्फ तकवा के ऊपर है। सो इस तरह का एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का मुस्लिम्स के अंदर है। तो हिंदुस्तान में भी थियोरेटिकली जो मुसलमान थे वो सारे के सारे इक्वल थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल आते हो, तो प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली डिफरेंस था। डिफरेंस किस तरह से था कि एलीट ग्रुप्स होते थे, उनको हम अशराफ कहते थे, और एक कॉमन लोग होते थे जिनको हम अजलाफ कहते थे। तो अशराफ वो लोग थे जैसे कि बाहर से रूलर्स आए, बाबर, मुगल्स, और ये अलाउद्दीन खिलजी, और ये जितने भी बड़े रूलर्स थे, ये सारे अशराफ थे। और उसके साथ जो नोबल मैन थे, वो सारे के सारे अशराफ, यानी जिसे हम उर्दू में शुरफा कहते हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थियोरेटिकली मुसलमानों में नहीं थी, बट प्रैक्टिकली दिस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्टेड विद इन मुस्लिम्स। ठीक है, दिस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ अशराफ एंड अजलाफ एग्जिस्टेड इन मुस्लिम्स। तो अशराफ जो थे वो अजलाफ से दूर रहा करते थे, उनके अपने होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं आपको एग्जांपल दूं, आज अशराफ कौन आता है? मलिक रियाज, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये बड़े बड़े जितने अमीर लोग हैं, ये अशराफ में आते हैं। ये ना हमारे साथ बैठकर कभी खाएंगे, ना हमारे साथ बैठकर जो है वो हमारे साथ कभी सीधी मुंह बात करेंगे। हम जो लोग हैं, वी आर जस्ट कॉमन पीपल, वी आर अजलाफ। हम आपस में बैठ के गपशप भी करते हैं, लेकिन देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। ये पूरे क्लास का डिफरेंस है। सो दिस difference existed in Muslims too, but theoretically they were equal in theory के मुसलमान जो हैं वो सब आपस में भाई भाई हैं, और they are equal. अच्छा, now coming to Hindus and Muslims socially. हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो सोशली था, उनका आपस में ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता था कि मुसलमान खुद को हमेशा सुपीरियर समझता था हिंदू के ऊपर, कि हम मुसलमान हैं, हम खुदा पे यकीन रखते हैं, हम प्रॉफिट पे यकीन रखते हैं, ये लोग जो हैं सुपीरियर नहीं हैं, हम सुपीरियर हैं। जबकि ऑन द अदर साइड हिंदूज जो थे वो खुद को सुपीरियर मानते थे कि हम तो हिंदुस्तान में हज़ारों साल से रह रहे हैं, हमारी अपनी हिस्ट्री है, हमारा अपना रिलीजन है, हमारा अपने कल्चर है। जबकि जो मुसलमान है वो तो पता नहीं कहाँ की मखलूक है और कहाँ से आई है, ये तो उनका मज़हब भी कोई नहीं पता। तो हिंदूज खुद को सुपीरियर समझते थे। दिस काइंड ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इन्फीरियोरिटी वाली डिबेट्स हमेशा हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच रहती थी, एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, so this was the differences which I discussed based on religion and culture and society. Now we will move towards politics. How politics was shaped in India during that period of time. As I told you in earlier, so discussing the politics in India at that time period,
it's a very complex phenomena again. So before getting to the political parties, first let me make you understand how the British thinking of regarding India changed after the War of Independence in 1857. In 1857 when the war occurred, ब्रिटिश ने देखा कि एक बहुत सख्त रिस्पांस आया है हिंदुस्तान की तरफ से. So they looked towards the causes of it, that let's see what were the things that caused the Indians to stand against the British and how did they responded to back to the Indians. They came to the conclusion that East India Company, जिसने इतने 100 साल तक तकरीबन हिंदुस्तान पे 1757 से 1857 तक हिंदुस्तान को चलाया, वो उस तरह से हिंदुस्तान चलने वाला नहीं है, क्योंकि 100 साल के अंदर ही बगावत हो गई, 100 साल के अंदर ही हो गया. तो इसलिए कम से कम हमें अब हिंदुस्तानियों को, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हमें उनको एतमाद में लेना पड़ेगा. उनके एतमाद के बगैर हम हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकते. तो इसके लिए उन्होंने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया कि अगर हम हिंदुस्तानियों को पावर शेयर कर दें, जो पावर हमारे पास है अगर हम उसको शेयर करें हिंदुस्तानियों के साथ, तो उससे ये होगा कि वो उस तरह की बगावत दोबारा नहीं होगी. तो इसके लिए सबसे पहले जो एक पार्टी इस्टेब्लिश की गई, उस पार्टी का नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस. और ये एक अंग्रेज़ थे A.O. ह्यूम, जो सिविल सर्विस में होते थे. इन 1885 ये उन्होंने इस्टेब्लिश की. उस वक़्त वहाँ इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो है वो मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे. इनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे, जो एक इम्पॉर्टेंट शख्स थे, उसका नाम था दादा भाई नौरोजी. जो दादा भाई नौरोजी थे वो भी कांग्रेस के पहले मेंबर्स में से शामिल हैं. तो जो दादा भाई नौरोजी है, उसके इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि उसके साथ कायद-ए-आज़म ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने एज एन असिस्टेंट काम किया है. उसके साथ कायद-ए-आज़म ने एज अ पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे वो दादा भाई नौरोजी के साथ काम किया. सो कायद-ए-आज़म एट दैट टाइम वाज पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो when this was established in 1885, so it was basically a project of the British to launch this political party, which was named as an Indian National Congress. Through this political party, British क्या करेगी, पावर शेयरिंग करेगी हिंदुस्तानियों के साथ. और मकसद क्या था अंग्रेज़ों का मकसद ये था कि दोबारा जो 1857 की तरह कोई जो वॉर हुई, उस तरह का वॉर दोबारा ना हो. So, what were the basic objectives of Indian National Congress? The first one was nation building. As I told you earlier in my previous lectures of the Indian nationalism and the whole concept of nationalism के ऊपर, तो ये था जो पहला ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो था नेशन बिल्डिंग. कि हम हिंदुस्तान को मजहब से, एथनिसिटी से और बाकी चीज़ों से बालातर होकर हम एक कौम बनाएं सारे हिंदुस्तान के नाम पर. सो दिस वाज बेसिकली अ टेरिटोरियल नेशनलिज्म रिलेटिंग टू अ टेरिटरी, कि जहाँ पर आप पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उसको हिंदुस्तानी कहें और वो सारे एक कौम बन जाए. सो दिस वाज बेसिकली द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. The second objective was to provide for an all India political platform. कौमी कुछ मसाइल होते हैं, कुछ नेशनल इश्यूज होते हैं हर मुल्क के अंदर. उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं. जैसे कि आजकल, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के नेशनल कुछ इश्यूज हैं. फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एक नेशनल इशू है, इकोनॉमी एक नेशनल इशू है, नेशनल इंटीग्रेशन एक नेशनल इशू है, इसी तरह से फूड सिक्योरिटी नेशनल इश्यूज हैं. तो इन नेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक आपके पास पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए. अब प्लेटफॉर्म क्या है वो पाकिस्तान में? कौमी असम्बली है, सेनेट है, सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है. तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं नेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए. सो व्हाट वाज द objective? The second objective of Indian National Congress was that the Indian National Congress should work as a political platform
for the whole of India where their national issues could be discussed, they should be taken up and they should be presented to the British और उसके बाद में काम हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि नेशनल इशू इंडिया के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन का है. रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि जो हिंदूज़ हैं या जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो दोनों चाहते हैं कि इनके जो नुमाइंदे हैं वो ब्रिटिश के साथ नेगोशिएट करें, उनको ब्रिटिश को अपने मसाइल से आगाह करें. तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और एक प्लेटफॉर्म जो बनाया गया उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया. So the next objective was to promote political consciousness and political awakening among the educated citizens and then to all the sections of society. You know, this concept of political consciousness, it was the objective of Indian National Congress. What do we mean by political consciousness? By political consciousness, it means that we should be aware of our rights and our duties. कि यानी जो कानून बना है मुल्क में, जो आइन है, जो सिस्टम है, जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक पुलिस वाले से आप इंटरेक्ट करते हो, आप किसी सियासतदान से इंटरेक्ट करते हो, किसी आर्मी वाले से इंटरेक्ट करते हो, किसी से भी इंटरेक्शन आपका होता है तो आपको अपने राइट्स का और अपनी ड्यूटीज़ का पता हो. So this kind of political consciousness, this kind of सियासी जिसको हम कहते हैं ना, सियासी सोच रखने वाले, सियासी सूझबूझ रखने वाले जो कॉन्शियसनेस है, वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये उसको स्प्रेड करने के लिए हिंदुओं के अंदर, मुसलमानों के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर. The last point was to create a common pan-Indian political leadership. The last objective of Indian National Congress was that एक पूरे हिंदुस्तान के लिए, एक पूरे मुल्क के लिए एक कॉमन पॉलिटिकल लीडरशिप कायम की जाए जिसको सब लोग फॉलो करें. सो दीज वर द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब इसमें मुसलमान भी थे, इसमें हिंदू भी थे, इसमें सब थे, लेकिन उस वक़्त जो कमिंग टू द मुस्लिम रिस्पांस, उस वक़्त जो मुसलमानों की वॉइस थी, दैट वॉइस उस वक़्त तक सर सैयद अहमद ख़ान बन चुके थे. सर सैयद अहमद ख़ान had emerged as a leader of the Muslims at that time. तो सर सैयद ने उस वक़्त मुसलमानों को ये एडवाइस किया कि that you should stay away from politics. The reason which he gave was that कि आप अभी तक एजुकेटेड नहीं हैं, आप compete नहीं कर सकते हिंदुओं के साथ, नंबर 1. नंबर 2, उसने ये कहा कि जो अंग्रेज़ हैं वो इलेक्शंस लाएंगे. चूंकि जो इलेक्शंस हैं वो नंबरिंग के हिसाब से होते हैं, जो ज़्यादा तादाद में होंगे वो हुकूमत बनाएगा, जो ज़्यादा तादाद में होंगे वो इलेक्शन जीतेगा, जो कम तादाद में है वो इलेक्शन नहीं जीतेगा. सो व्हाट सर सैयद अहमद ख़ान हैड इन माइंड कि हिंदूज तादाद में ज़्यादा हैं, मुसलमान तादाद में कम है, तो इसलिए अगर इलेक्शंस होते हैं तो मुसलमान तो कभी कोई सीट जीत ही नहीं पाएंगे. तो इसलिए उसने कहा मुसलमानों को कि आप पॉलिटिक्स से फ़िलहाल दूर रहें, आप ख़ुद को एजुकेट करें, आप हुकूमत के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जगह बनाएं, एंड देन यू मे कम टू द पॉलिटिक्स. सो दिस वॉज दी एक स्टार्ट जो लिया गया इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस. वन थिंग मोर, जो 1885 से लेकर 1900 तक का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप अंग्रेज़ों के साथ कंसीलिएटरी थी. कंसीलिएटरी से मुराद ये है कि अंग्रेज़ों के साथ वो they wanted to establish good relations with the British, और ये यहाँ तक इस टाइम पीरियड तक हो रखा. बट आफ्टर 1900 जो इंडियंस के कॉमन लोग थे उन्होंने कांग्रेस को टेक ओवर किया, और टेक ओवर करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश को रेजिस्ट करना शुरू कर दिया. व्हेन दे स्टार्टेड रेजिस्टिंग द ब्रिटिश, तो उन्होंने बाद में आज़ादी के लिए नारे लगाए, और बाद में बहुत सारी मूवमेंट्स, बाद में गांधी लीडर के तौर पर उभर आता है. बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ रहे हैं, आगे शायद हमें मौका ना मिले,
इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोबारा पढ़ने का, सो लेट मी टेक यू बियॉन्ड दिस स्लाइड के थोड़ा सा मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री आपको तफसीलन बता देता हूँ, क्योंकि अब बाद में शायद हम इसको ना पढ़ सकें। तो बाद में गांधी जो है वो इमर्ज्ड एज ए लीडर, और गांधी ने 3 बड़ी तहरीक चलाई। एक खिलाफत मूवमेंट जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, दूसरा जो है वो सिविल डिसोबीडियंस इन 1930s, एंड देन द लास्ट वन क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। ये 3 बड़ी तहरीकें जो बहुत मशहूर हुई उसके ऊपर गांधी की वजह से। तो ये 3 कांग्रेस ने ब्रिटिश को इस तरह से रेजिस्ट किया। एक और कॉन्सेप्ट जो आपका बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, वो है गांधी का कॉन्सेप्ट, गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा। अहिंसा कहते हैं नॉन वायलेंस को। तो गांधी जब उस वक्त लीडर बना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं था, वो पूरा एक रिलीजियस लीडर बनकर उभर कर सामने आया। तो जब रिलीजियस लीडर बनकर उभर कर सामने आया, उसने एक पूरा कॉन्सेप्ट दिया अहिंसा का, नॉन वायलेंस का। नॉन वायलेंस से मुराद ये है कि आप बगैर कोई जंग लड़े, बगैर कोई हथियार इस्तेमाल किए, बगैर कोई वायलेंस किए आप रेजिस्ट करें। उसका सबसे बड़ा तरीका ये था कि आप जो है क्या कहते हैं उसको, हंगर स्ट्राइक पे चले जाएं, आप मार्च करें, आप जो है सिविल डिसोबीडियंस करें, आप अपने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दें, आप बाइकआउट करें, आप जो है वो अंग्रेज़ों के कपड़े ना पहने, आप जो है वो उनके वैल्यूज़ इस्तेमाल ना करें, आप अंग्रेज़ी ज़ुबान ना बोलें, आप लोकल चीज़ें इस्तेमाल करें, अंग्रेज़ों की इस्तेमाल ना करें। सो ऑल काइंड ऑफ नॉन वायलेंट टैक्टिक्स जो गांधी ने यूज़ की, उसको हम नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं, और इसको हिंदी में अहिंसा कहते हैं। सो गांधी पूरी दुनिया में जब मशहूर हुआ तो इस अहिंसा के कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ कि वो एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस पे वो बिलीव रखते थे। गांधी के बाद इन 1942 जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई, तो वो तीनों जितने भी मूवमेंट्स, ये तीनों की तीनों ये गांधी की नाकाम हो गई। तो जब नाकाम हो गई, ऑब्वियसली नाकाम हो गई, क्योंकि ब्रिटिश फोर्स यूज़ करता था, ये लोग नॉन वायलेंट थे, लेकिन साथ में वायलेंस भी हो जाता था थोड़ा बहुत। तो इसके फेलियर की वजह से ऑल्दो गांधी फेल्ड, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के अंदर बहुत सारी सख्त पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई। तो गांधी 1942 के बाद जब वो क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो जाती है, तो उसके बाद नेहरू जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। जब नेहरू टेक ओवर कर लेते हैं, तो बाद में फिर नेहरू जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक को आगे लेके जाते हैं, और फिर आखिर 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है, तो नेहरू बिकम्स दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू भी एक सोशलिस्ट था, तो नेहरू के सोशलिज्म की वजह से और नेहरू के कॉन्सेप्ट की वजह से नेहरू भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, और नेहरू ऑलमोस्ट 15 साल तक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा। तो उसने डिफरेंट रिफॉर्म्स किए हिंदुस्तान के अंदर, और डिफरेंट जो है वो काम किए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो नाम और बड़े मशहूर हैं। द फर्स्ट वन इज़, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बोस उसके नाम के एंड में आता था। द फर्स्ट, हिज नेम वाज सुभाष चंद्र बोस। सो जो सुभाष चंद्र बोस थे, उसने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, और इंडियन नेशनल आर्मी जब बनी तो उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ी कुछ अर्से तक, लेकिन बाद में वो जंग हार भी गए। लॉस्ट, और सुभाष चंद्र बोस यहाँ से भाग गए, यहाँ से चले गए, तो वो रास्ते में कहीं पे उनकी अफ़गानिस्तान के ज़रिए से जाते हुए उनकी डेथ हो गई। अनदर इम्पॉर्टेंट फिगर जो कांग्रेस के अंदर, सरदार पटेल थे। जो सरदार पटेल थे, ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ड्यूरिंग द इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि उन्होंने जो नेहरू का स्टांस होता था वो बड़ा नरम सा होता था। जो सरदार पटेल का स्टांस था वो बहुत सख्त उसका स्टांस हुआ करता था। और जब बाद में इंडियन आर्मी बनी आफ्टर पार्टीशन, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, तो उसमें सरदार पटेल का भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने ये इसलिए आपको इन कैरेक्टर्स के नाम गिनवाए क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर बहुत सारी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म की जाती है, इनको विलन्स के तौर पे पेश किया जाता है कि ये तो पाकिस्तान के दुश्मन थे, ये तो थे, ये तो फलां थे, वगैरह वगैरह। द स्टोरी इज़ समवट डिफरेंट।
हमें इन कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हमें कम से कम जो इंडियन साइड है हमें उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ताकि हम अपनी जो हिस्ट्री है उसको अच्छी तरह से पढ़ सकें. So that's why I told you about the Indian National Congress a bit in detail. Though the second political party which emerged on the Indian political front was the All India Muslim League. Before going to All India Muslim League, as I told you earlier, we have to understand the political orientation of Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan did not do anything for the political representation of Muslims at that time. However, उसने MAO कॉलेज बनाया, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंसेस बनाई उसने. तो इनकी वजह से जब मुसलमानों में एजुकेशन बढ़ने लगी तो मुसलमानों के जितने भी इश्यूज थे, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के यूपी सीपी जो यूनाइटेड प्रोविंस है, सेंट्रल प्रोविंसेस हैं पंजाब के, तो यहाँ के जो मुसलमानों के जो इश्यूज होते थे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से जो थे वो हल होते थे. बट जब तक सर सैयद अहमद ख़ान और उनकी टीम थी, उन्होंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं लिया. अच्छा, अब एक और चीज़ होती है इन 1905, उसे हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल. द प्रोविंस बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था, काफ़ी बड़ा था. इस वजह से ब्रिटिश ने ये सोचा, लॉर्ड कर्जन दैट वाज द वाइसरॉय बैक देन इन 1905, कि हमें बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. तो ईस्ट और वेस्ट बंगाल में जब तकसीम करने की बात, it was a very large province. Bengal was a very large province, and for the administration of Bengal, it was very difficult for the British to administer it. So what did Lord Curzon do? He divided Bengal into two wings. The first one was the east wing, and the other one was the west wing. In west wing, Muslims got the majority, जबकि जो ईस्ट विंग थी उसमें हिंदूज मेजॉरिटी में थे. तो इससे मुसलमानों को ईस्ट विंग में फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जो मुसलमान थे वो तादाद में ज़्यादा थे. अब वो चूँकि नया सूबा बन गया, तो इसलिए मुसलमान आगे जो हुकूमत बननी थी सूबे के अंदर, वो मुसलमानों की हुकूमत बननी थी. जो सूबाई हुकूमतें बनती हैं वो मुसलमानों की बननी थी, और दूसरे साइड पे जो है वो हिंदू ज़्यादा थे, तो यहाँ पर हिंदुओं की हुकूमत बननी थी. लेकिन अगर इन दोनों को एक सूबा बनाया जाए और एक सूबा होता, तो ओवरऑल पूरे बंगाल में हिंदूज की तादाद ज़्यादा तो खैर नहीं थी, बट दे वर टाइप ऑफ इक्वल. थोड़ा बहुत 52% मुस्लिम्स थे और 50% 48% जो थे वो हिंदूज थे. तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था. इससे ये था कि यहाँ पर अगर हिंदूज बाकी कम्युनिटीज़ के साथ मिल जाए तो हुकूमत मुसलमान हिंदूज बना सकते थे. तो लेकिन चूंकि अब सूबा अलहदा हो गया, तो एक सूबे में पूरे मुसलमानों की हुकूमत होनी थी, दूसरे में हिंदुओं की. तो इसके ऊपर बहुत सख्त रिएक्शन आया इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी, और जितने भी हिंदू कम्युनिटीज़ थे बाकी, उन्होंने कहा कि यू हैव डिवाइडेड अस एंड यू आर ट्राइंग टू रूल अस. डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी आप हमारे साथ कह रहे हो, यू शुड नॉट डिवाइड इट. इस पर बहुत सारा सख्त रिएक्शन आया, एहतजाज हुए, वायलेंस हुआ, ब्रिटिश के ऊपर अटैक हुए, और बहुत सारा वायलेंस हुआ. सो मुसलमान जो थे वो इस बात पे खुश थे कि चलो हमें एक मेजॉरिटी वाला प्रोविंस अलहदा से मिल गया, सो हमारी यहाँ पे सूबाई वाली हुकूमत होगी. दैट्स वाई मुसलमानों ने इस पार्टीशन को सपोर्ट किया, हिंदुओं ने इस पार्टीशन के ख़िलाफ़ काम किया. इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया ब्रिटिश को, हिंदुओं ने, कि ये इसको ख़त्म कर दिया जाए. But the British did not. British tried not to, cancel this partition. At the end ये हुआ कि 1906 के अंदर, तो 1906 के अंदर जो था वो होना था, 1905 के अंदर जो होना था वो ब्रिटिश किंग ने आना था यहाँ पर. I'm sorry, my apologies. 1911 के अंदर जो था वो
ब्रिटिश किंग ने आना था हिंदुस्तान पे। तो जब ब्रिटिश किंग में 1911 में आना था, तो हिंदुओं ने थ्रेट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल ख़त्म नहीं की गई तो हम किंग जब आएंगे दिल्ली में हम उसके आने का बाइकआउट करेंगे। और ये ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ी खबर थी कि अगर उनका किंग आ रहा है उसका वो हिंदुस्तानी बाइकआउट करेंगे तो सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए 1911 में ये पार्टीशन ख़त्म हो गई। तो 1905 से 1911 का जो टाइम पीरियड है इसके अंदर दिस इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो व्हेन मुस्लिम्स सॉ this reaction of Hindus towards the partition of Bengal, Muslims realized that जो हिंदूज़ हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज़ हैं, दे आर नॉट हैप्पी फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स। तो इसलिए उनको अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए जिससे जो है वो मुसलमान अपने खुद को रिप्रेजेंट कर सकें। So what happened in 1906 that under the leadership of Sir Aga Khan, a 35-member delegation went to लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनके सामने अपनी डिमांड्स रखी। और उन डिमांड्स में एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जॉब्स मिलनी चाहिए, मुसलमानों के लिए जो है वो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होनी चाहिए और मुसलमानों को वेटेज मिलनी चाहिए। दिस वर्ड वेटेज एंड सेपरेट इलेक्टोरेट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, बट उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी जिसको मिंटो ने कहा कि वो उसको मान लेंगे। सो इन दिसंबर 1906 मुस्लिम्स जो थे वो उन्होंने फैसला किया कि हम अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, दैट पॉलिटिकल पार्टी वाज कॉल्ड एज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। So the objectives, aims and objectives of All India Muslim League was, number one, to promote among the Muslims of India a feeling of loyalty to the British government, to remove any misconceptions that may arise as to the intentions of the government with regard to any of the measures. So the first aims and objective was कि मुसलमानों के अंदर वफादारी का जज्बा पैदा करे टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि ब्रिटिश और मुसलमानों के दरमियान जितने मिसकंसेप्शंस हैं उसको हम ख़त्म किया जाए। ठीक है। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द मुसलमान्स ऑफ इंडिया एंड टू रिस्पेक्टफुली represent their needs and aspirations to the government. So the second objective was to protect the political rights and interests of Muslims. The first one was to promote the loyalty. The second one was to protect the rights and interests. The third one was to prevent the rise among the Muslims of India any feelings of hostility towards other communities without prejudice to the other four missions. So तीन objectives थे कि जो है ब्रिटिश के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, दूसरा मुसलमानों के हकूक़ को करें, और तीसरा जो है किसी दूसरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई वो ना हो, कोई prejudice ना हो. So these were the aims and objectives of All India Muslim League जो establish हुई मुसलमानों की representation के लिए. In 1906 it was established for the first time. जो मुसलमान थे वो एक पार्टी उन्होंने। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जब ये पार्टी बनी 1906 में, 1906 से लेकर 1937 तक, फ्रॉम 1906 टिल 1937, ये मुस्लिम लीग पार्टी सिर्फ मखसूस कुछ लोगों की पार्टी थी जो मुसलमानों की एलीट थे। कॉमन लोगों की ये पार्टी नहीं थी। जो कॉमन लोग थे उनको एक्सेस नहीं था। दे हैड एक्सेस, ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक्सेस रोका हुआ था। दे हैड एक्सेस बट दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो ज़्यादा पॉपुलर थी, उसमें ज़्यादा मुसलमान थे, उसमें ज़्यादा हिंदूज थे एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इन 1937 के बाद जो है वो फिर कारिज़म और जिना जो है इसके ऊपर काम करते हैं और फिर बाद में पॉपुलर हो जाती है। बट टिल फ्रॉम 1906 टिल 1937 मुस्लिम लीग जो थी, इट वाज जस्ट इट्स पॉलिटिक्स वाज कॉल्ड एज ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, कि ये कमरे में बैठ के बड़े बड़े जो थे वो सारे और डिसाइड करते होते थे। कोई किसी कॉमन मुस्लिम्स वर नॉट
part of this political party. एक और चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आगे है नेक्स्ट स्लाइड पे, रिफॉर्म्स, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स इन 1909. अच्छा, ब्रिटिश ने एक पॉलिसी बना ली थी कि हम हर 10 साल बाद जो है वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे. रिफॉर्म्स, सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि व्हाट आर रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स होती क्या हैं. चूंकि सारे के सारे पावर्स जो थे वो ब्रिटिश के पास थे, तो वो स्लो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अब ये पावर्स मुंतकिल करना शुरू कर दिए हिंदुस्तानियों को. तो 1909 इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जहाँ पर एक फुल फ्लैज रिफॉर्म्स आ जाती हैं. और रिफॉर्म्स में से मुराद क्या है? रिफॉर्म से मुराद ये है कि कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें निकल जाती हैं, एक नई पिक्चर सामने आती है. तो इस रिफॉर्म्स में मंटो जो नाम है, ये गवर्नर जनरल था, जिसको वाइसराय भी कहते हैं, उसको मंटो. और जो मोरले था, जेम्स मोरले, ये सेक्रेटरी फॉर द इंडिया थे ब्रिटिश के अंदर. तो इन दोनों ने मिलकर एक पैकेज बनाया हिंदुस्तानियों के लिए, और वो 1909 में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया. इसमें हुआ क्या? इसमें कुछ पॉइंट्स, सारे मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स ही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है. वो ये है कि गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर्स वर इंक्रीज्ड. गवर्नर जनरल का अपना एक काउंसिल होता था. काउंसिल से मुराद ये है कि एक पूरा हाउस होता था, उसमें लोग होते थे 10 से 15 लोग. तो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया, और उसमें हिंदुस्तानियों को, पहले अंग्रेज सारे होते थे लेकिन बाद में हिंदुस्तानियों को शामिल करना शुरू कर दिया गया. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन 1909 में, वो ये था कि मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट. अच्छा, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस सेपरेट इलेक्टोरेट मीन. जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसका मतलब ये है कि हिंदूज और मुसलमान दोनों जो हैं वो जनरल टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जबकि बल्कि मुसलमानों के लिए मखसूस अपनी सीटें मुख्तस होंगी, उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे. यानी मिसाल के तौर पर, एक जिस तरह कोटे वाला सिस्टम होता है, बलूचिस्तान का अपना कोटा है, सिंध का अपना कोटा है, पंजाब का अपना कोटा है, इसी तरह से असम्बली के अंदर मुसलमानों के लिए अपनी एक सीटें रखी गई, और इस सीट के लिए जो था वो मुसलमान अलहदा से इलेक्शन लड़ते थे. नेक्स्ट पॉइंट वॉज कि पावर ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेचर वुड इंक्रीज्ड. कि जो कानून साज असम्बली थी, लेजिस्लेचर कहते हैं असम्बली को जहाँ पर कानून बनते हैं. हम कहते हैं ना कानून बन गया, ये कानून है, फला कानून, ये जितने कानून बनते हैं, जहाँ पर ये कानून बनते हैं उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं. लेजिस्लेचर को उर्दू में असम्बली कहते हैं, उर्दू में कानून साज इदारा कहते हैं. तो जितने भी लेजिस्लेशन थी इम्पीरियल लेजिस्लेचर, उसके ताकत को इंक्रीज़ किया गया, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी उसको बढ़ा दिया गया. एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं उनको जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं जो कानून के ऊपर अमल दरामद करवाते हैं. सो दीज वर द मंटो मोर्ले रिफॉर्म्स. सो a small recap from the first slide to the last one is that we start from communalism in India, that how Hindus and Muslims were different communities, and then we talked about the Indian National Congress, and then we talked about the differences between political, religious and social differences between Hindus and the Muslims, and then we talked about the birth of All India Muslim League. So in next lecture, next week, we will be then talking about the Lucknow Pact, reforms of 1919, World War I, and the Khilafat movement. In next lecture, we will take up that. So till now, I think we should stop here. So